हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कस्टम आईएएस। तो हम हमारी जो सीरीज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क 11th एनसीईआरटी, उसके अब हम 7th चैप्टर पे आ चुके हैं। ठीक है, 7th चैप्टर है फेडरलिज्म। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट और टॉपिक है। ठीक है, तो हमारी जो एनसीईआरटी है 11th की, उसमें इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि भाई फेडरलिज्म क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, उसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, और क्या लिमिटेशंस है स्टेट्स के बीच में और जो सेंटर के बीच में, कुछ जो टसल्स वगैरह है वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, और मैं आपको एक बार फिर बता दूं, ये जो मैंने समरी बनाई है, ये पूरे चैप्टर की ब्रीफ समरी है। इसके अंदर मैंने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइंस है, फैक्ट है, उनको कंसीडर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये एक अल्टरनेटिव बिल्कुल नहीं है। आप सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़े, एक बार आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ले। ठीक है, फिर आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन नोट्स के अंदर ऑलमोस्ट 90% से भी ज्यादा जो टॉपिक है वो कवर हो गए हैं। ठीक है, उसका जो अब आप देखिए नोट्स बनाएंगे तो आपको इम्पोर्टेंट चीजें ही याद रखना है। तो मैंने इसके अंदर सारी इंपॉर्टेंट चीजें इंक्लूड कर दी है। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं। ओके, फ्यू की आइडियाज एंड कंसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, तो उसके कुछ आइडियाज और कंसेप्ट देखेंगे। तो फेडरलिज्म क्या होता है? तो देखिए, फेडरलिज्म इज एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू अकोमोडेट टू सेट ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, वन एट रीजनल, और हम कह सकते हैं स्टेट लेवल पे, एंड द सेकंड इज नेशनल लेवल। ठीक है, जिसको हम नॉर्मली सेंटर और स्टेट के नाम से भी जानते हैं। जैसे हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट होती है, तो इसे हम फेडरलिज्म कहते हैं, सेंटर स्टेट के जो रिलेशन है उसको। ठीक है, नाउ पीपल हैव टू आइडेंटिटीज। ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर में पीपल की दो आइडेंटिटी होती है और लॉयल्टी होती है। ऑलराइट, एक होती है रीजनल और एक होती है नेशनल। सपोज रीजनल में गुजराती हो गई, ठीक है, मराठी हो गई, तो ये सब उनकी रीजनल आइडेंटिटी है। और इंडियन है हमारी जो, वो नेशनल आइडेंटिटी है जो यूनिवर्सल है इन ऑल कंट्री। नाउ डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जनरली स्पेल आउट इन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमारे जो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसमें भी जो हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है उसको, और जो हमारी पार्लियामेंट है, दोनों को डिस्क्राइब किया गया है। और स्टेट्स और सेंटर को पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। जो हमारी स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, उसमें हमको ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब ये वाली आपको लाइन नोट कर लेनी है। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम सोर्स ऑफ पावर फॉर बोथ गवर्नमेंट। ठीक है, अब इसमें वो क्या करेंगे, आपको कंफ्यूज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की जगह पार्लियामेंट कर देंगे। ठीक है, या तो सुप्रीम कोर्ट कर देंगे, या कुछ भी इस तरीके से आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या जाएगा। तो आपको ये पूरी लाइन बाय हार्ट याद रखनी है। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम सोर्स ऑफ पावर फॉर बोथ। ठीक है, बोथ गवर्नमेंट मतलब स्टेट और सेंटर। ठीक है, नाउ फेडरलिज्म से क्या होगा? टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट एंड यूनियन, देयर इज इंडिपेंडेंस जुडिशरी टू सेटल डिस्प्यूट। ठीक है, तो डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए जुडिशरी को सेपरेट इंडिपेंडेंस जुडिशरी रखी गई है। जैसा कि आपने देखा होगा, जो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन था वो क्या था? सेंटर स्टेट के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव मेंशन्ड वर्ड फेडरलिज्म। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म वर्ड कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है। आप सोचेंगे पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया, कई बार ये पॉलिटी के अलग अलग जगहों पे फेडरलिज्म वर्ड का यूज होता है, लेकिन फिर आप एक बार इसको नोट कर लीजिए कि फेडरलिज्म जो वर्ड है उसको कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, उसका हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कुछ बातों का। वो जो कहना चाह रहा है उसका मीनिंग हमको मिल जाएगा, लेकिन उसको पर्टिकुलरली वर्ड को नहीं दिया गया है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है, तो इसमें हम थोड़ी सी बेसिक्स देखेंगे कि फेडरलिज्म इन इंडिया कैसे वर्क करता है और उसके क्या फायदे हैं या क्या नुकसान है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे नेसेसरी टू डिवाइड पावर। ठीक है, फेडरलिज्म बहुत जरूरी है। जिससे क्या होगा, हमारा सेंटर और स्टेट के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। डाइवर्सिटी नीडेड
रिकॉग्निशन। ठीक है, अगर स्टेट्स को पावर नहीं होगी तो क्या होगा, सेंटर से पूरे कंट्री को कंट्रोल करना और उनके जो भी मतलब कल्चरल और रिलीजियस वगैरह वगैरह जो उनकी रिकॉग्निशन है उसको जस्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये काम जो मतलब स्टेट के लोग हैं पर्टिकुलरली वो ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। ओके, पीपल शुड गवर्न देमसेल्फ। ठीक है, तो जैसे कि अब देखिए, अब जो हमारी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, लोकल गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज है, ठीक है, उनको भी अब कुछ कुछ पावर दिए जा रहे हैं धीरे धीरे। तो इससे क्या हो रहा है, वो भी मतलब हमारे फेडरलिज्म का एक हिस्सा बन रहे हैं। स्टेट्स को जो पावर दी है, स्टेट अपने पर्टिकुलर स्कीम लॉन्च करता है। ठीक है, रिजर्वेशन भी दे सकता है, जॉब में रिजर्वेशन दे सकता है। तो इस तरीके से पीपल शुड गवर्न देमसेल्फ। नाउ, based on principle of unity and cooperation between यूनियन एंड स्टेट। ठीक है, तो हमारा जो फेडरलिज्म है वो वर्क करता है बेस्ड ऑन यूनिटी एंड कॉपरेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। नेक्स्ट, वाई रिकॉग्नाइजिंग डाइवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूशन एम्फेसाइज यूनिटी। ठीक है, तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमको रिकॉग्निशन, डाइवर्सिटी को रिकॉग्निशन तो देता ही है, लेकिन हमारे फेडरल स्ट्रक्चर की वजह से वो हमारे कंट्री को यूनाइट रखता है। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पे आर्टिकल 1 दिया गया है, तो आर्टिकल 1 यहाँ पे इंक्लूड क्यों गया किया गया है। आर्टिकल 1 में क्या लिखा है, इंडिया दैट इज भारत सेल बी यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, स्टेट का एक यूनियन होगा। स्टेट एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ सेल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, तो ये आपको नोट करना है, फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट को स्पेसिफाइड किया गया है और ये एक यूनियन होगा। ठीक है, अब देखिए जो मैंने हमने अभी आगे थोड़ी देर पहले बात की थी, तो यहाँ पे देखिए अलग अलग लिस्ट में जो सब्जेक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं जिससे कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो। तो सबसे पहले है यूनियन लिस्ट, फिर है स्टेट लिस्ट, और फिर है कॉन्करेंट लिस्ट। और जो इन तीनों में इंक्लूड नहीं होते, जो नए कुछ इश्यूज है या जो इसमें कवर नहीं हो पाया, उसको बोलते हैं रेस्यूजरी पावर्स। ठीक है, अब यूनियन लिस्ट में क्या है, देखिए ओनली सेंटर कैन मेक लॉ। उसमें कैसे टॉपिक ऐसे टॉपिक सच एज डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, पोस्ट एंड टेलीग्राफ एंड मेजर पोर्ट्स। स्टेट लिस्ट में नॉर्मली, ठीक है, ओनली स्टेट कैन मेक लॉ। अब आप इस वर्ड को नोट करिए, नॉर्मली। तो यहाँ पे नॉर्मली क्यों लिखा है और यहाँ पे ओनली क्यों लिखा है। नॉर्मली इसलिए लिखा है कि कुछ स्पेशल सिचुएशन में या तो इमरजेंसी के सिचुएशन में, और अगर राज्यसभा परमिशन दे, और इन अदर केस स्टेट खुद ही सेंटर को रिक्वेस्ट करे, तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी इसके ऊपर लॉ बना सकती है। इसमें कौन से टॉपिक इंक्लूड होते हैं, एग्रीकल्चर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ, लैंड, एक्सेट्रा। ठीक है, नाउ कॉन्करेंट लिस्ट वो टॉपिक्स हैं जिन पे दोनों लॉ बना सकते हैं, यूनियन भी और स्टेट भी। इसमें कैसे टॉपिक आते हैं, सच एज एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आएगी, बट अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है, आपको इसको भी मार्क कर देना है, जो एग्रीकल्चरल लैंड ट्रांसफर है वो स्टेट के अंदर में ही आ जाती है। ठीक है, अब देख लेते हैं रेस्यूजरी पावर क्या होता है। इंक्लूड ऑल अदर मैटर्स नॉट मेंशन इन एनी लिस्ट। ठीक है, तो जैसे कि आप देखिए साइबर लॉ हो गया, तो ये जो टॉपिक है इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह हो गया, तो ये जो टॉपिक है ये अब नए नए इश्यूज है, तो इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूनियन अलोन लॉ बना सकता है। ठीक है, आप इसको मार्क कर दीजिए। अब हमारे यहाँ पे कई बार जो बहस होती है वो ये है, और इसको हम एक समटाइम लोग इसको इशू भी बोलते हैं, और ये टॉपिक मेंस में काफी बार पूछा जाता है, काफी काफी यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। और इस चैप्टर के अंदर जो पॉइंट दिए हैं एनसीईआरटी में वो आपके मेंस के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं जो की पॉइंट्स क्या है। इंपॉर्टेंट प्रोविजन दैट क्रिएट स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट इन कंट्रोल ऑफ सेंटर। ठीक है, पार्लियामेंट। अब टेरिटोरियल इंटीग्रिटी क्या है, मतलब जो सेंटर है वो स्टेट को डिवाइड भी कर सकते हैं, उसकी बाउंड्रीज चेंज कर सकते हैं, उसके डिस्ट्रिक्ट दूसरे स्टेट को भी दे सकते हैं। ठीक है,
जैसे कि आप देखिए रिसेंटली जो हमारे आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना को अलग किया गया है, तो ये जो पावर है वो ओनली पार्लियामेंट के पास है, और पार्लियामेंट इसको बहुत आसानी से कर सकती है। तो एक तो ये टिल्ट हो गया। फिर उसके बाद देखिए इमरजेंसी प्रोविजन है, जो हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, इसको ये किसी भी वक्त डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। और इमरजेंसी लागू करके जो स्टेट लिस्ट होती है उसके अंदर भी ये लॉ बना सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, उसके बाद और क्या पावर सेंटर की तरफ टिल्ट करता है? फाइनेंशियल पावर। ठीक है। तो रिवेन्यू कलेक्शन अंडर सेंटर प्लानिंग कमीशन रिकमेंड ग्रांट एंड रिसोर्सेज टू स्टेट। सेंटर डिसाइड ग्रांट एंड लोन्स टू स्टेट। ठीक है। तो सेंटर डिसाइड करेगा कि कितनी ग्रांट देनी है, क्या देनी है। जो फाइनेंस कमीशन है उसकी जो एडवाइस होती है वो रिकमेंडरी होती है। ठीक है। वो सिर्फ रिकमेंड कर सकता है, वो सेंटर के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, सेंटर की मर्जी है। फिर देखिए गवर्नर, तो आप देख सकते हैं जो मतलब पूरा स्टेट है उसके ऊपर चेक रखने के लिए और नजर रखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो गवर्नर को हायर करके वहां पे बिठा देती है। कैन डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। कैन डिसॉल्व स्टेट असेंबली। तो इस तरीके से वो स्टेट को कंट्रोल करते हैं। पावर टू रिजर्व बिल। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट ने कोई बिल अगर प्रेजेंट किया है तो उसको रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है। वीटो डैम कंप्लीटली, उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। Now, fifth point is center can make law on state list by ratified if ratified by राज्यसभा। जैसे ही हमने आगे भी देखा कि अगर राज्यसभा अप्रूवल दे दे तो सेंटर जो है वो स्टेट लिस्ट पे भी काम कर सकता है। उसके बाद देखिए ये हमारा रोल आ गया सिविल सर्वेंट। ठीक है। तो ये जो एग्जीक्यूटिव ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज आईएएस आईपीएस अंडर कंट्रोल ऑफ सेंटर। ठीक है। तो ये जो होते हैं क्लास वन और सेंट्रल ऑफिसर्स, वो सेंटर के कंट्रोल में होते हैं और उनके अकॉर्डिंगली काम करते हैं। भले ही उनका जो मतलब सर्विस एरिया है और उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनकी सैलरीज भी है वो स्टेट पे करता है। ठीक है। बट स्टेट उनके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शन भी नहीं ले सकता है। डिसिप्लिनरी एक्शन सिर्फ और सिर्फ सेंटर ले सकता है। ठीक है। अब इस सब इश्यूज की वजह से क्या होता है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा यहाँ पे। डिमांड क्रिएट होती है किस चीज की? ऑटोनॉमी बाय स्टेट, डिमांड ऑफ ऑटोनॉमी। तो स्टेट जो है वो और ज्यादा मोर मोर ऑटोनॉमी की डिमांड कर रहे हैं। तो उनकी डिमांड क्या है कि their demand is that division of power should be चेंज इन फेवर ऑफ स्टेट। ठीक है। तो जो पावर है जो स्टेट के सब्जेक्ट है उसको इंक्रीज करना चाहिए। फिर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देनी चाहिए उनको। इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ रिवेन्यू क्रिएट करना चाहिए। ग्रेटर कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज, जैसे कि उनके मिनरल्स वगैरह हो गए। ठीक है। टू बी गिवन टू द स्टेट। देन ऑटोनॉमी टू एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ द स्टेट। तो जो सेंट्रल सर्विस के जो ऑफिसर्स है उसके रिलेटेड उनको ऑटोनॉमी देनी चाहिए। देन कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक ऑटोनॉमी। ठीक है। उनको अपना अपना कल्चर और लिंग्विस्टिक जो चीजें हैं उनको फॉलो करने के लिए उनको ऑटोनॉमी होनी चाहिए। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्या दिया है? नो इम्पोजिशन ऑफ हिंदी। हिंदी को कंपलसरी नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाना चाहिए, ऐसे कुछ सदर्न और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की मांग है। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए हैं, ये आप मार्क कर लीजिए। देखिए सरकारिया कमीशन, ये कमीशन बहुत ही फेमस है और कई बार इससे डायरेक्टली सवाल बन जाते हैं। सरकारिया कमीशन क्रिएट की गई थी 1983 में, और उसकी रिकमेंडेशन 5 साल बाद 1988 में आई थी। उसने क्या रिकमेंड किया है? अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर शुड बी स्ट्रिक्टली नॉन पार्टीशन। ठीक है। तो वो किसी भी पार्टी का इंसान नहीं होना चाहिए गवर्नर जिसको रिक्रूट किया जाए। उसके बाद सेकंड रिकमेंडेशन क्या थी? प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी एग्जामिन्ड बाय जुडिशरी। ठीक है। तो प्रेसिडेंट्स रूल अगर इम्पोज किया है तो उसको जुडिशरी चेक करेगी कि भाई ये वैलिड है या नहीं है, स्ट्रॉन्ग रीजन है या नहीं है, या फिर ऐसे ही कर दिया है। उसके अलावा देखिए अब इस चैप्टर में लगभग इतने ही इम्पोर्टेंट चीजें थी। अब उसके अलावा थोड़ा ये है कि डिमांड ऑफ न्यू स्टेट ऑन बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। तो ये तो हिस्ट्री की पार्ट हो गई हमारी, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इन 1953
रिकमेंडेड क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। ठीक है, तो कौन से स्टेट क्रिएट किए? आंध्र प्रदेश, देन गुजरात एंड महाराष्ट्र, पंजाब एंड हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड एंड तेलंगाना। ठीक है, तो इसमें आपको क्या पूछ सकते हैं? इसमें आपको सीक्वेंस पूछ सकते हैं, कोई सबसे पहले कौन सा स्टेट क्रिएट किया है, तो उसका ईयर भी पूछ सकते हैं मैचिंग में। ठीक है, फिर तेलंगाना सबसे लास्ट में है, आंध्र प्रदेश सबसे पहले है, और ये तीन आप याद रखिए, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, ये 2000 में है, सन 2000 में। फिर एक दो टॉपिक्स ये यहाँ पे छोटे छोटे दिए हैं, इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट। तो इसमें तो कुछ है नहीं खास, इसमें सिर्फ इतना ही, बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो कौन सा बॉर्डर डिस्प्यूट है? बेलगाम बॉर्डर डिस्प्यूट। उसके बाद है वाटर डिस्प्यूट। ठीक है, शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटका ऑफ कावेरी वाटर डिस्प्यूट। फिर देखिए यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन टू सम स्टेट्स। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर को पहले स्पेशल प्रोविजन था अंडर आर्टिकल 370, उसको तो अब अबॉलिश कर दिया गया है और उसको बाइफरगेट कर दिया है इनटू टू यूनियन टेरिटरीज, जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर जो है उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। ठीक है, तो उसके अलावा जो हमारे स्टेट्स है वो स्पेशल पावर मिलते हैं 371 में, ए से लेके ABCDEFGHIJ तक। ठीक है, टोटल 10 स्टेट्स है। तो देख लीजिए आप, फेडरलिज्म के जो टॉपिक था हमारा, उसमें इतने ही टॉपिक और कंसेप्ट है हमारी एनसीईआरटी में। इसके बाद हम लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। तो इस चैप्टर में आप देख लीजिए यही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और मैं आपको फिर एक बार बोलूंगा, आप पहले एनसीईआरटी पढ़े और उसके बाद इस लेक्चर का आप कितनी भी बार रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं। एक बार अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि इस लेक्चर के अंदर मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीजें इंक्लूड की है। ठीक है, सब कुछ इंक्लूड नहीं किया है, बुक में तो लॉन्ग लॉन्ग स्टोरीज दी है आपको, मतलब स्पून फीडिंग करने के लिए। ठीक है, और ये वाला क्या है, ये आपका टाइम सेविंग करने के लिए और आपका बेस एकदम मजबूत करने के लिए, जिससे आप बार बार रिवीजन कर सको। जितना आप ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ही आपको ज्यादा एग्जाम में बेनिफिट होगा, और इतना ही आपकी जो पोजीशन है वो स्ट्रांग होगी, सब्जेक्ट के ऊपर आपकी पकड़ मजबूत बनेगी। ठीक है, तो रिवीजन का बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप बुक पढ़ लीजिए अच्छे से, उसके बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ ये नोट्स आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। आप 2 घंटे के अंदर पूरा एक बुक रिवाइज कर सकते हो इन नोट्स की मदद से। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।